So let's understand the calculation part of statistics, children. The next chapter titled as measures of central tendency. I want सब लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लें। और measures of central tendency में हम basically पढ़ते क्या हैं? We talk about averages basically, children, but statistical averages mathematical averages से बहुत different होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई एक बच्चे का वेट 54 kg, एक 77 kg, 67 kg एंड ऑल दैट, तो हम कैसे डिसाइड करें कि भाई जो बच्चे बैठेंगे बस के अंदर उनका वेट क्या होगा? तो अगर आपने स्कूल बस बनाई है 50 सीट की, तो उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो सारे बच्चों का लोड झेल ले। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे का वेट होगा कितना। अगर आपको पता है कि स्कूल लेवल के बच्चे 10 किलो से लेकर 1 कुंटल तक के हो सकते हैं, तो चेसिस में जो लोहा लगेगा वो भारी होगा। इज दैट क्लियर? बट अगर आपने छोटे बच्चों के लिए कोई ट्रॉली मंगवाई या ई रिक्शा, तो थोड़ा हल्का सामान उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रियलिटी में कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। चल रहे आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो बच्चों का वेट अलग अलग है। आपने बनानी है 40 सीटर बस। कितनी सीटर बस? 40 सीटर। और मान लेते हैं कि एक बच्चे का वजन 50 किलो है, तो व्हाट इज 40 इंटू 50 चिल्ड्रन? 2000 kg। तो आपको उसकी बॉडी, उसका चेसिस, उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो 2000 किलो बच्चों का लोड बेयर कर ले। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब आपका घर में कोई कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, तो हो सकता है उतना मोटा बीम या एंगल ना बनाया जाए, बट कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जब होता है उसको बड़ा स्ट्रांग बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे यूसेज बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे बीच में, टाइटल्ड एज मीन। याद करिए मेरी पहली क्लास चैट्स की जब मैंने बताई थी, फादर का हाइट बता दिया था, मदर का हाइट बता दिया था, वो एवरेज निकाल के नदी में कूद गए थे। समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो मीन हमेशा कोई बहुत सूटेबल नहीं होगा, आपको इंडिविजुअलिटी देखनी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? देयर आफ्टर चिल्ड्रन आता है कॉन्सेप्ट मीडियन का। व्हाट इज दिस मीडियन चिल्ड्रन? जो सेंट्रल वैल्यू, एकदम बीच की वैल्यू होती है किसी भी डेटा की बच्चों, हम उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। सर इस पे कोई रियल कॉन्सेप्ट? हाँ बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट। कभी आप अगर नाव में बैठे हो, तो जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, वो जब आपको बैठाना स्टार्ट करता है, सबसे पहले कहता है कि बीच में बैठे रहो, क्योंकि लेफ्ट राइट बैठेंगे तो ढलक के नीचे गिर जाएंगे। तो सबसे पहले बीच में बैठाया जाता है। ही इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मीडियन। आपने वो सी सॉ वाला झूला देखा है बच्चों? क्या एक साइड लेंथ ज्यादा होती है, दूसरी साइड कम होती है? एकदम सेंटर पकड़ा जाता है उसका, दैट इज मीडियन। तभी वो सही तरीके से काम कर पाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? घर में जब पंखा लगता है, तो छत के एकदम बीचों बीच लगता है, ताकि वो इक्वली एयर फ्लो करे। कॉन्सेप्ट अगेन किसका है चिल्ड्रन? मीडियन का है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? चलिए, देन अगर आपको ये देखना है कि दुनिया में इस समय मोस्ट फैशनेबल क्लोथिंग क्या चल रही है, सर हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप एक फैशन फैक्ट्री चलाते हैं, तो आप उसी तरह के क्लोथ्स डिजाइन करेंगे। तो यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। बेसिकली मोड जो आया है, वो एक लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम है ला मोड। और ला मोड का मतलब होता है लेटेस्ट इन फैशन। लेटेस्ट इन फैशन। तो आपने अपने स्कूल ड्रेस को अगर स्टिच करवाया हो, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर आपने स्टिच नहीं करवाया, रेडीमेड खरीदा, तो क्या शॉपकीपर एक एक बच्चे का साइज लेगा? नो। वो ये देखेगा कि मेजॉरिटी बच्चों को क्या फिटिंग आ रही है। तो पहले तो वो एवरेज निकाल लेगा कि भाई एवरेज हाइट क्या होगी एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे की। अकॉर्डिंगली शर्ट, ट्राउजर वगैरह वगैरह डिजाइन कर दिए जाएंगे। नॉट फॉर स्कूल ड्रेस, हर तरह की ड्रेसिंग में यही काम आता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो नहीं, हाँ, मोड बेसिकली, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट इन एग्जिस्टेंस। हाईएस्ट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे हम किसी लड़कों के स्कूल में जाएं, तो वहां पे सबसे ज्यादा संख्या किसकी नजर आएगी? लड़कों की। किसी गर्ल्स स्कूल में जाएं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां किनकी नजर आएगी? गर्ल्स की नजर आएगी। तो चाइना में बुढ़े लोगों का मोड है, इंडिया में जवान लोगों का मोड है। मतलब सर, चाइना में सबसे ज्यादा लोग बुढ़े हो चुके हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अभी भी यंग हैं। तो मोड का मतलब होता है हाईएस्ट इन एग्जिस्टेंस। क्या होता है? हाईएस्ट इन एग्जिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो अगर मेरे को पता लग जाए कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्पेनिश भाषा समझते हैं, तो विच डायलेक्ट, विच लैंग्वेज आई शुड बी यूजिंग फॉर टीचिंग? Spanish. Is that clear? But if I know that I am catering 90% to Indian students, in that case, which language should I be using? Bilingual होगा बेसिकली। खोपड़े में बात गई। प्योर अगर हिंदी यूज करने लग जाऊं, आज सांख्यिकी की कक्षाएं चलेंगी, बच्चे करके हंसने लग जाएंगे।
तो सांख्यिकी इज स्टैटिस्टिक्स इन हिंदी। तो ये क्या आपको इतनी भयंकर हिंदी समझ में आएगी? मैंने भी सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लटा था, मेरे को भी नहीं आती हिंदी। तो मीन पता लगा पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं, आज साझेदार की मृत्यु का जिक्र होगा, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर कुछ पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। कितना समझ में आ गया? आज हास की पढ़ाई करेंगे, ये क्या है सर? डेप्रीसिएशन। आज रोकड़ बही पढ़ाई जाएगी, कैश बुक। समझ में आया कि नहीं आया? बही में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। अब सर बही क्या होता है? इट इज लेजर बेसिक। समझ में आ गया? तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो ज्यादा बच्चे जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया? पक्का? तो अगर साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग राम मंदिर या राम जी को भगवान मानते हैं, तो वहां पे अगर किसी ट्रस्ट को मंदिर खोलना होगा तो वो राम जी का ही मंदिर खोलेंगे। इज दैट क्लियर? वाराणसी इज फेमस फॉर विच गॉड चिल्ड्रन? शिव जी। तो मान लीजिए आपका मन आ गया, ढेर सारे पैसे और जमीन है, पुश्तैनी, भाई इस पे एक मंदिर बनवा दो, तो आप शिव जी का मंदिर बनवाएंगे या साईं बाबा का मंदिर? सर साईं बाबा का बनवाते हैं, डिमांड है बट सप्लाई नहीं है सर, चढ़ावा ज्यादा आएगा। अरे कुछ तो शर्म कर लो, मंदिर में भी कमा रहे हैं लोग पैसा। तो वहां पे शिव भक्त ज्यादा है, आई रिपीट, शिव भक्त ज्यादा है। जैसे अभी वो कांवड़ यात्रा चल रही है, समझ में आ गया? तो कांवड़ यात्रा के केस में ज्यादा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में है या साउथ या वेस्ट में है? नॉर्थ इंडिया में। इज दैट क्लियर? क्योंकि ज्यादातर इफेक्टेड एरियाज नॉर्थ इंडिया के हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो समझ गए व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड? कवे जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? नो सर। चलो बच्चों, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। Madhav is a farmer. He grows food grains in his land in a village called Ghatal in Midnapur district of West Bengal. कितने फार्मर्स हैं यहाँ पे? 50। समझ में आ गया? अब 50 फार्मर्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा टोटल लैंड एरिया क्या है। मान लीजिए लैंड एरिया था, लेटस से 400 हेक्टेयर्स। कितना बच्चों? और इसको 50 से आप डिवाइड कर देंगे तो पर फार्मर कितना लैंड एरिया आ जाएगा? 8 हेक्टेयर्स की 80 हेक्टेयर्स? 8 हेक्टेयर्स। और गवर्नमेंट की रिसर्च के हिसाब से अगर आपके पास 6 हेक्टेयर्स प्लस लैंड है तो आपको गरीब फार्मर नहीं बोला जाएगा। तो मतलब इस गांव में कोई भी गरीब नहीं है। बट माधव जो है उसका एरिया सिर्फ 2 हेक्टेयर्स का है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर एवरेज रेट क्यों आ रहा है? अरे भाई किसी का 15 हो सकता है। तो अगर आपका 96% मार्क्स आया, क्या जरूरी हर सब्जेक्ट में 96 मार्क्स आए? किसी में 100 आ गए, किसी में 95 आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स में और भी कैलकुलेशंस पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ मीन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो ये सब तो टाइम पास है, आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। सीधे आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिख चुके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट डाउन नेक्स्ट चिल्ड्रन, अर्थमेटिक मीन। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वगैरह थ्योरी का बच्चों, ये सब आप पढ़ जरूर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑल दैट वी हैव डन चिल्ड्रन। चलिए, ये तो हो चुका है हमारा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे आते हैं हम लोग व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सब यहाँ दिया हुआ है, मिल गया सबको? प्रेजेंटेशन भी है, इसमें सिर्फ एप्ट चीजें हैं जो आपके काम की हैं, आलतू फालतू का कॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा इसमें है। चलिए आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो सबसे पहले आपको मीन नजर आ रहा होगा, मिल गया बच्चों? मीन बच्चों दो तरह का होता है, एक अभी पढ़ना एक बाद में पढ़ेंगे। एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन। ये आपके क्लास के 11th के सिलेबस में शायद ही होगा, होगा तो भी स्टडी, नहीं होगा तो आप सीधे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। वंडर रूट का एक फंक्शन होता है। तो सो कॉल्ड मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको सारी बातें इजीली बता दी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे इसमें। और सबसे पहले जो मैं आपको काम बोलने जा रहा हूं, आप ये काम कंप्लीट कर लें। चल रहा है, क्या काम कंप्लीट करना है सर हमको? आप सो कॉल्ड टेबल बनाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बच्चों इंडिविजुअल सीरीज का अलग होता है हमेशा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम रहेगा, देखने में अलग है। तो डायरेक्ट मेथड एक आप पढ़ेंगे, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट में देखने में लगेगा कि काम थोड़ा ज्यादा है, बट आंसर बच्चों आसान तरीके से आ जाता है। स्टेप डिविएशन थोड़ा टाइम पास टाइप मेथड है, तो पहले हम रिसर्च इसके ऊपर करेंगे। सबको मिल गया?
तो झटपट बच्चों इसको फॉर्मूले को लिख लें, नोट्स है आपके पास उसमें छपा हुआ है, बट अगर लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है, इट्स व्हाट इज कॉल्ड एज bar x equals to summation x upon n. Here it is bar x equals to summation fx upon summation f. सुनाई पड़ा बच्चों? झटपट अपडेट करें, झटपट अपडेट करें, झटपट अपडेट करें वेरी क्विकली। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो बार x इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, here it is bar x equals to summation fx अपॉन समेशन n, और सेम फॉर्मूला यहां पे भी काम करेगा। विजिबल टू ऑल। बगल वाले कॉलम में थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट मिलेगा बच्चों आपको। यहां पे आपको एक अज्यूम्ड मीन लेना होगा, और जहां पे मैं डिस्क्रीट सीरीज में समेशन एफ लिख रहा हूं, आप भी समेशन एफ ही लिखेंगे। चिल्ड्रन समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? क्वेरी है तो आस्क। Shall I proceed further? Shall I proceed further? चलिए, so let's understand how this numerical content would be admired. Ready everybody बच्चों? चलिए खुल जा सिम, लेट्स गेट डाउन टू द न्यूमेरिकल पेज बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो भाई खुल जा सिम, आ गया कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट आ गया। इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करेंगे बच्चों और फिर चलेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर जंबल्ड अप, आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वेश्चंस आर जंबल्ड अप, तो आपको जरा भी समस्या नहीं होनी चाहिए। पीपल आर एबल टू सी क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन। कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स। संस्कृत में 75, मैथमेटिक्स 84, इकोनॉमिक्स 56, इंग्लिश 78, पॉलिटिकल साइंस 57, हिस्ट्री 54 एंड ज्योग्राफी 47। इतना समझ में आ गया? चलिए, इसमें तो कुछ और बोला गया क्वेश्चन है, बट आपको परेशान नहीं होना, हम इसका सिंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलिए लेट स्टार्ट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले डेटा अपने हिसाब से डिजाइन कर ले हम लोग। राइट डाउन x, संस्कृत के मार्क्स कितने हैं? 75, here it is 84, 56, 78, 57, 54 and 47. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Ready everybody? चलिए, तो दो तरह से सॉल्व करेंगे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड as well as a shortcut method. चलिए, be quick to this. So here we'll write direct and here shortcut. तैयार बच्चों? तैयार सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, बार x equals to summation x upon n. Students are required to tell me what is the total of this children. Very quickly tell me the total. Put the total children 451. How many subjects were there जिनका आपने टोटल लिया है? 7. 451 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, झटपट आंसर आ जाएगा। 64.428 आ रहा है बच्चों, तो उसको 4 कर देते हैं। प्लीज डोंट राइट परसेंटेज, क्योंकि वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और वो तब आएगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट अगर बच्चों डेटा ये बहुत ज्यादा होता तो टोटल भी बहुत ज्यादा आता, फिर इसका कैलकुलेशन करने में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो इन दैट केस हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला इज a प्लस समेशन एफ डी, समेशन d अपॉन n। व्हाट इज दिस a प्लस चिल्ड्रन? ये है अज्यूम्ड मीन। आप किसी को भी इसके अंदर से मीन मान लीजिए। इसके अंदर से नहीं मानना चाहते आप बाहर से ही मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट वाई टीचर्स से कि इसके अंदर से किसी को मानो, ताकि एक डिविएशन जब आप निकालेंगे, डी स्टैंड फॉर डिविएशन, तो वो अपने आप 0 हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी बचपन में 9th 10th में इसको पढ़ा है, तो मेरे को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है।
तो ले लेते हैं बच्चों अज्यूम्ड मीन हम 78 को, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्योंकि आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेटा के अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हैड इट बीन मीडियन और मोड, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग किए बगैर आंसर निकलता ही ना। तो इन बातों को हैंड इन हैंड याद रखते जाइएगा। चलिए भाई 78 से 75 इज -3 चिल्ड्रन। पीछे वाले नंबर्स माइनस में जाएंगे और आगे वाले प्लस में। 78 से 84 इट इज, प्लस जरूर लगाइएगा 6। 78 से 56 कितना आएगा बच्चों? 78 से 56 कुछ भी नहीं आएगा। 22, हाँ 78 है ना। 56 से 10 आया 66, 76 और 2 और 22। और ये कितना आ जाएगा बच्चों 57 तक? 21, 54 तक 24 और 47 तक 31। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो प्लस में तो कुछ है ही नहीं, बड़ा मनूस क्वेश्चन साबित हो गया। तो 22 और 3 25 माइनस में, फिर 21 माइनस में, फिर 24 और 31, -101 और +6 कितना आएगा चलन? -95। क्या माना था आपने? अज्यूम्ड मीन 78, तो वील पुट हेयर 78 और यहां पे आप लिखेंगे -95। चलिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से बच्चों, तो ये आएगा -13.57 और फाइनली दिस विल कम टू 64.428। यहां पे भी आ रहा है तो 43। तो कहने का मतलब चाहे आप डायरेक्ट से क्वेश्चन करें चाहे शॉर्टकट से बच्चों, योर आंसर विल ऑलवेज बी सेम, कभी भी डिफरेंस आएगा ही नहीं। समझिए सब लोग? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 नजर आ रहा है बच्चों? वैसे तो ये मीडियन का है, बट मैं चाहता हूं कि आप 13 और 14 दोनों में मीन कैलकुलेट करें। हो जाएगा बच्चों? चलिए स्टार्ट फास्ट। व्हाट्स द टोटल कमिंग इन क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों? 172, 174 और 2। चलिए, कुछ बच्चे हो सकता है इसको फ्रीक्वेंसी मान लें और इसको एक्स मान लें, जो कि गलत है। दैट इज सीरियल नंबर। ओके, तो यही एक्स की वैल्यू है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? बार एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। 174 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा आंसर? 19.33। तो बस 33 होगा, 0.3334 नहीं हो सकता, वो 33 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और आपने इसको उससे भी कर लिया, शॉर्टकट मेथड से। सेम आंसर आ रहा है? चलिए, और इसका टोटल क्या आ रहा है बच्चों? 341। सेम फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा आंसर? 42.625। सबका आ गया भाई आंसर? कवि जी आ गया आपका आंसर, स्नेहा जी आ गया आंसर? Yes, sir. Children, let's now calculate mean in case of discrete series. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है बच्चों, बार एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एंड शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब क्वेश्चन राइजेस कि भाई ये समेशन एफ एक्स कहां से मिलेगा? फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आपको दे रहा है एज बी सी इन क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन। मिल गया सबको? और ये जो 1200 1800 5000 इनकम्स लिखी हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ एक्स बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो चलिए डेटा को फ्रेम करते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? चलो, तो सबसे पहले सबकी पास क्वेश्चन तो है ही, लिखना स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से। लेट्स कंटिन्यू विद दिस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो x आ जाएगा यहाँ पे f आ जाएगा, फिर यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, t आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। सुनाई पड़ रहा है सबको? चलिए, रेडी एवरीबॉडी? कॉपी कर लीजिए एक एक करके। द वैल्यू ऑफ x, f, here it is fx, d and fd।
कुछ टीचर्स सो कॉल्ड डी को dx और fd को fdx बोलते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे टीचर डिविएशन को dx बोलता है, तो मेरे को भी आप कभी कभी ऐसा बोलते हुए सुन लेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपके लिए जो fd है वो मेरे लिए fdx है, जो आपके लिए सिर्फ d है वो मेरे लिए dx हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज डिविएशन बेसिकली। चलिए, तो पहले इनकम को लिख लेते हैं बच्चों। इट इज 1200, देन इट इज 1800। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, मेरे ओपिनियन में पहले हम इसको ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। 1200 आएगा, फिर उसके बाद 1600 आएगा, ठीक। 1600 के बाद इट इज 1800। क्या? नहीं, हम लोग मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आदत ये बना लेते हैं, नहीं तो मीडियन में हमारी आदत बिगड़ी रहेगी। 2500 है। आफ्टर 2500 इट इज 3000, 3500 और 5000। 3000, 3500 एंड 5000 लिख लीजिए फास्ट। चलते हैं आगे बच्चों, लिख लेते हैं इन सब की फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी थी? यहाँ 12 थी चिल्ड्रन, देयर आफ्टर इट इज 15, क्योंकि लिखना है आपको x के अकॉर्डिंगली, करेक्ट। देयर आफ्टर वी हैव व्हाट? 1800 की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 16। 2500 की क्या है? 10। वेरी गुड। 3000 की 3। वेरी गुड। 3500 की 7। वेरी गुड। और 5000 की 2। डन दिस। अब शॉर्टकट मेथड के लिए हम f इंटू एक्स कर देंगे। 1200 इंटू 12 इज 14400। सुनाई पड़ी है बात? सुनाई पड़ी है बात भाई सबको? देन व्हाट इज 1600 इंटू 15 चिल्ड्रन? 24000। 24000 आएगा भाई। तो IC स्टूडेंट से तो कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं तो कैलकुलेशन में नानी याद आ जाए। 1800 इंटू 16 इट इज 2800। देन ये तो आसान था। 25,000। 3000 इंटू 3 इज 9000। देन 3500 इंटू 7 तो 3500, 24,500 और 5000 इंटू 2 इज 10,000। टोटल भी कर लेंगे इसका। तो 24,500 आया था, फिर 10,000 आ गया, फिर 9,000 और 25 34,000, और उसके बाद 28,800, उसके बाद 24,000 एंड 14,400। इट्स 135,700। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई भाई? तो आप अब 135,700 को डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। जरा फ्रीक्वेंसी का भी टोटल आप मेरे को बता दें। 15 12 27, 27 और 16 कितना आ गया भाई? 37 and 6 43, 43 and 10 is 53, 53 and 3 is 56, 56 and 2 कितना हो गया? 58, 58 and 7 65 आना चाहिए। 65 देख लेते हैं फिर से एक बार। 26 और 7 3 10 2 12, हाँ मैथ्स के हिसाब से 65 आ रहा है। चलिए, तो 65 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 1,35,700 डिवाइडेड बाय 65, इट्स 2087.69। दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन। ये सर आपको कैसे पता लगा? 1,200 रुपए कमाने वाले 12 लोग, 1,800 रुपए कमाने वाले 16 लोग, तो एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है? 2087। और अगर हमको क्लासिफिकेशन करना हो कंट्रीज का, भाई इतनी रुपी में अगर इनकम है या डॉलर में इनकम है, तो आप इसे अंडर डेवलप बोलेंगे, डेवलपिंग बोलेंगे। ये स्टैट्स का काम है बेसिकली। समझ में आ गई बात? तो गॉट इट? स्नेहा गॉट इट? Yes, sir. अब शॉर्टकट मेथड कैसे चलेगा? इसी में किसी एक को मान लेंगे अज्यूम्ड मीन। किसको मान लेंगे सर आप? मैं 2500 को अज्यूम्ड मीन मान रहा हूं। किसको बच्चों? 2500 को। तो आप भी कहीं ना कहीं इसको जरूर लिख लें, a इक्वल्स टू 2500। ओके चलो, चलिए। तो व्हाट इज 2500 से 1200 का गैप? -1300। चलो चिल्ड्रन, -1300, यस और नो?
2500 से 1600 का गैप -900, 2500 से 1800 का गैप -700, 2500 से 2500 का गैप 0, 2500 से 3000 का गैप +500 प्लस माइनस जरूर लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। 3500 का गैप इज +1000, 5000 का गैप +2500। अब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशन से, दैट इज फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशन से। तो व्हाट इज 1300 इनटू 12 चिल्ड्रन, -15600। लॉजिक इज गोइंग वेल। -900 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -13500, -700 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आएगा -11200। ये 0, अगर आपने बाहर से अज्यूम मीन लिया होता कॉन्सेप्चुअली तो ठीक था, बट ये वैल्यू फिर 0 आती ना तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता। दैट्स व्हाई पीपल सजेस्ट कि भाई आप अंदर से ही लें इसको। 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट इज 1500, करेक्ट? समझ में आ रही है बात? देन 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज 7000, और 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 5000। इज दैट ओके? टोटल कर लेंगे इसका। चलिए 15600 माइनस में, 13500 माइनस में, और 11200 माइनस में, 40300 माइनस में चिल्ड्रन, और 13500 प्लस में। करेक्ट? करेक्ट, 13500 है, 7 5 12 और 1500 तो आ जाएगा -26800। इज दैट अंडरस्टूड? अब -26800 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अज्यूम्ड मीन आपने कितना लिया था? कितना? 2500, एंड प्लस यहाँ पे ये -26800 डिवाइडेड बाय 65। तो 26800 को 65 से डिवाइड करेंगे 412.30 आ जाएगा। 412.30 बस माइनस कर दीजिए इसको 2500 में, 2087.69 आ जाएगा। समझ गए इस बात को? सबको ये बात समझ में आ गई भाई? दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए? कंफर्म? चटपट अपडेट कर लें, कोई क्वेरी है तो आज। चलिए अब प्रश्न उठता है कि सर ये सो कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज की कहानी तो समझ में आ गई, व्हाट इज टू बी डन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस? पहले तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक बात सब लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में डाल लें, कैसा भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का आएगा आपको सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। किसमें? एक्सक्लूसिव में। कैसे कन्वर्ट होगा? मैंने आपको सीरीज बनाना सिखाया था, बस रिवर्स ऑर्डर में आपको जाना रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो मिड वैल्यू दी रहेगी तो उससे कैसे कन्वर्ट करना है पीपल नो, और अगर इंक्लूसिव दिया तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे करना है, डिफरेंस निकाल के सबको पता है। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दूसरी कि कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूले भी वही होंगे जो डिस्क्रीट सीरीज के हैं। सिर्फ कुछ टीचर्स लिखते समय इस x की वैल्यू को m बना देते हैं। क्या बनाते हैं? m, और उस m का मतलब अल्टीमेटली होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। कैसे निकलेगी भाई मिड वैल्यू? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपको टोटल करना और 2 से डिवाइड कर देना है। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाट इज 10 + 20 चिल्ड्रन? 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 अपॉन 2 25, 30 + 40 कितना होता है? 35 होता है। 30 + 40 इंडियन मैथ्स 70 अपॉन 2 इज 35, 50 + 40 अपॉन 2, 50 + 40 अपॉन 2 इज 90, 45। हाँ, पहले से आंसर तैयार रहते हैं। चलिए सेम फॉर्मूले हैं, लेट्स डू इट चिल्ड्रन, लेट्स डू इट। तो अगेन सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिख के टाइम ना बर्बाद करें अपना, आप सीधे लिखें x और ब्रैकेट में लिखें mv मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, देन fx, देन d एंड देन fd। d की जगह आप सो कॉल्ड m भी लिख सकते हैं मिड वैल्यू को पहचानने के लिए, और यहाँ fd की जगह fm लिख सकते हैं। 92.7 ना लिख दीजिएगा क्योंकि रेड कलर से तो मैंने लिख ही दिया है।
चलिए, तो इट इज 15, देन 25, 25 के बाद 35, देन 45. What were the frequencies? 42. फ्रीक्वेंसी की औकात बड़ी बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में. 58 एंड व्हाट चिल्ड्रन 40. चलो fx कैलकुलेट कर लिया जाए. तैयार सब लोग fx निकालने के लिए? बताइए. 15 into 42 is what? 630. 25 into 25 is 625. 58 into 30, 1740, and 45 into 40 is 1800. तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं. 40 plus 58 is 98 plus 25 plus 42 165. वेरी गुड. और इसका भी टोटल कर लेते हैं. 1800 प्लस 1740 625 और 630 4795. डेटा तैयार भाई? डेटा तैयार हो गया. चलिए जोक दें इस डेटा को इसके अंदर. क्या आ रही है हमारी समेशन fx की वैल्यू? 4795 डिवाइडेड बाय 165. 5 काट मत दीजिएगा कॉमन समझ के. 29.06 is the value of mean. समझ गए सब लोग? How to apply shortcut method? Let us take 35 as assumed mean. What children? तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा 35. 35 से 15 minus 20. 35 से 25 is minus 10. 0 0 बन गया हीरो. और ये लिखेंगे प्लस 10. क्या हो गया? 35 इंटू 58. ओ चलिए बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया. 2030 था. कैलकुलेटर में भूत आ गया था, तो इसको सही कर दिया हमने. सही कर दीजिए इसको भाई. 630, 625, 2030 एंड 1800. 5085. सही कर लो इसको. इट इज 5085. 5085 को आप डिवाइड कर दीजिए 165 से. 37.66. करेक्ट. 67 कर दीजिए. चलिए हाँ, कहाँ पे थे हम लोग भाई अपना? शॉर्टकट. चलिए डी निकाल लिया सबने. 42 into 20 is 840 चलन. minus 840 basically. Then it is minus 250. 0 0 0 and it is plus 400. फाइनल आंसर आपका क्या आएगा भाई? 840 और 250 माइनस में और 400 प्लस में 690. प्लस में माइनस में? माइनस में. ये लिखिएगा जरूर, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. अज्यूम्ड मीन क्या लिया था बच्चों हम लोग ने? 35. चलिए, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 690 अपॉन व्हाट? माइनस 690 अपॉन व्हाट? 165. चलो भाई, 690 को 165 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4.18. 35 माइनस 4.18 इज 30.81. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? कुछ गड़बड़ ऐसा होना नहीं चाहिए. ऐसा होना नहीं चाहिए. आंसर सेम आना चाहिए एग्जैक्ट. नहीं तो आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए. 5085 वाज ओके. इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं थी हमारी भाई. 5085 में तो कोई गड़बड़ी नहीं था. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 15 into 42 is 630. 25 into 25 is 625. 35 into 58 is 2030 and 45 into 40 is 1800. 1800 plus 2030
plus 625 plus 630 is 5085 divided by 165. हाँ, ये डिवीजन गलत लिखा था, डिवीजन गलत लिखा था, इसको ठीक कर लें लोग। इट इज 30.82, ये सही आ रहा था, लिख गलत गया था, आंसर वही था। कितना था फिर से बताइए? 35 प्लस माइनस 690 अपॉन 165, तो इट इज 35 माइनस 690 अपॉन 165, 4.181। इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो 30.818, एग्जैक्ट सेम आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट आए। समझ गए सब लोग भाई? सो शीट में सो कॉल्ड क्वेश्चंस तो ज्यादा आपको नहीं नजर आए मीन के, बट आई वांट कि आप बाकी के क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करेंगे, बट अभी नहीं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में असाइन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपको लेस देन मोर देन सारे क्वेश्चन एक एक करके करा दूंगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।